हेलो एवरीवन। सो इन द लास्ट क्लास हम लोग देखे थे कि शेप फैक्टर फॉर वेरियस क्रॉस सेक्शंस। ओके, इस पर हमने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कोलैप्स लोड। ओके, ये कोलैप्स लोड क्या होता है तो हम लोग देखेंगे कोलैप्स लोड फॉर स्टैंडर्ड केसेस। ओके, स्टैंडर्ड केसेस के लिए हमारा कोलैप्स लोड क्या होता है। तो पहले हमारा कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म क्या होता है तो पहले एक्चुअली स्टील में हम लोग जो एनालिसिस करते हैं, हम लोग चैप्टर पढ़े प्लास्टिक एनालिसिस। तो जो ग्राफ हमारा होता है तो ये हमारा इलास्टिक जोन होता है और ये हमारा प्लास्टिक जोन होता है। ओके, तो जो हमारा इलास्टिक जोन का मैकेनिज़्म है पहले वो समझते हैं क्या होता है हमारा मैकेनिज़्म फॉर इलास्टिक जोन। ये हम सोम और स्ट्रक्चर में अच्छे से देख चुके हैं, बट यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। सपोज़ करिए हमारा कोई कैंटिलीवर बीम है। ओके, अगर इस पर हम कोई लोड अप्लाई करते हैं ऐसा, तो एक स्ट्रेस जनरेट होता है हमारा इस सेक्शन को अगर हम लोग देखते हैं एक्स एक्स सेक्शन, तो ये सेक्शन पे हमारा एक स्ट्रेस जनरेट हो रहा है और ये हमारा बॉडी का इलोंगेशन होता है। ओके, और ये जो इलोंगेशन हुआ वो हमारा होता है पी एल अपॉन ए ई। पी हमारा लोड का वैल्यू हो जाता है, एल हमारा लेंथ ऑफ द मेंबर हो जाता है ओरिजिनल लेंथ, ए होता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, और ई हमारा होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो एक स्ट्रेस इज डेवलप्ड। ओके, तो ये मैकेनिज्म होता है हमारा इलास्टिक का। अगर हमारा कोई रोलर सपोर्ट का बीम रहा, ओके, इस पर अगर कोई हम लोग हॉरिजॉन्टल लोड देते हैं तो ये हमारा बॉडी आराम से मूव कर सकता है। ओके, जब हम लोड अप्लाई करते हैं तो ये बॉडी हमारा आसानी से इसमें मूवमेंट हो सकता है। ओके, तो ये हमारा एक्चुअली अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। ओके, तो इसमें हमारा चूँकि बॉडी में रिजिड बॉडी मूवमेंट हो रहा है, इसमें एक्चुअली हमारा होता क्या है, हमारा इस पूरे बॉडी का मूवमेंट हो जा रहा है, तो ये हम कहेंगे इसे रिजिड बॉडी मूवमेंट। ओके, रिजिड बॉडी मूवमेंट होता है। ड्यू टू रिजिड बॉडी मूवमेंट इसमें हमारा कोई फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर रहा है हमारा बॉडी, तो इसमें नो स्ट्रेस इज डेवलप्ड। कोई स्ट्रेस हमारा डेवलप नहीं करेगा इस बॉडी में। ओके, और ये हमारा अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारा अनस्टेबल स्ट्रक्चर कहलाएगा। ओके, अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम देखते हैं, ठीक है, कोई अगर लोड डालते हैं यहाँ पे तो इसमें डिफॉर्मेशन आता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा कौन सा स्ट्रेस डेवलप होता है, बेंडिंग स्ट्रेस। ये सारा मैकेनिज्म सो में पढ़ा हुआ है डिटेल में, बस यहाँ एक शॉर्ट में रिवाइज कर ले रहे हैं। बेंडिंग स्ट्रेस इज डेवलप्ड। ओके, और ये हमारा डिफ्लेक्शन जो होता है इसको हम लोग कहते हैं वाई मैक्स। ओके, अगर हमारा हिंज सपोर्टेड रहता है कहीं पे, ये हमारा बॉडी है और अगर यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल हिंज प्रोवाइड किया गया है और कोई लोड अप्लाई होता है, तो यहाँ पे हमारा इस टाइप का स्ट्रक्चर डिफॉर्मेशन होता है, तो इसमें कोई स्ट्रेस रेजिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये सिंपली बहुत ईजिली यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो सकता है। तो जब हमारा कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो नो रेजिस्टेंस, सो नो स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, नो स्ट्रेस इज डेवलप्ड। ओके, और इसमें रोटेशन जो होगा पूरा रिजिड बॉडी रोटेशन है। ओके, और ये स्ट्रक्चर भी हमारा अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। ओके, ये भी हमारा अनस्टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो भी हमारा बात था वो हमारा मैकेनिज्म फॉर इलास्टिक एनालिसिस था। तो हम देखते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट में मैकेनिज्म फॉर
प्लास्टिक एनालिसिस। ओके, तो प्लास्टिक एनालिसिस में हमारा मैकेनिज्म कैसे फॉर्म होता है? इफ़ द सेगमेंट्स ऑफ ए बीम बिटवीन प्लास्टिक हिंजेस आर एबल, मतलब हमारा कोई अगर बीम रहेगा तब अगर इसका कोई भी एक सेगमेंट, कोई भी एक पार्ट हमारा मूव कर सकता है विदाउट लोड। मीन्स हमारा अगर सपोज कि ये प्लास्टिक एक लोड है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर हम लोड अप्लाई करेंगे तो ये हमारा कुछ बेंड करेगा, फिर लोड का वैल्यू हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। ओके, तो बेंडिंग थोड़ा और ज़्यादा होगा, फिर इंक्रीज़ करेंगे, फिर थोड़ा और बेंडिंग ज़्यादा होगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे हमारा लोड कांस्टेंट रहेगा, लेकिन फिर भी इसमें मूवमेंट आएगा। ओके, तो विदाउट इंक्रीजिंग इन लोड हमारा मूवमेंट हो रहा है। मीन्स हिंज, कैसे इसको हिंज कहेंगे, हमारा मूवमेंट हो रहा है विदाउट इंक्रीजिंग इन लोड। तो इस चीज़ को कहेंगे, इस फिनोमेना को कहेंगे हमारा मैकेनिज़्म, प्लास्टिक मैकेनिज़्म। ओके, इस मूवमेंट को हमारा प्लास्टिक मैकेनिज़्म कहते हैं। तो ये चीज़ क्लियर होगा। और प्लास्टिक मैकेनिज़्म का एक मतलब और होता है रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन, या फिर रिजिड बॉडी रोटेशन। ओके, हाँ, तो मैकेनिज़्म हम जब डेवलप होता है, एज मैकेनिज़्म डेवलप्स स्ट्रक्चर बिकम्स अनस्टेबल। ठीक है, स्ट्रक्चर हमारा अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये आई गेस समझ में आ गया होगा प्लास्टिक मैकेनिज़्म क्या होता है हमारा। कोई भी अगर बीम, अगर फिक्स्ड बीम भी रहेगा, इस पर लोड आया तो डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन, फिर फाइनली एक हमारा ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे लोड कांस्टेंट रहता है, और ये हमारा मूवमेंट जो होता है वो बिना कोई इंक्रीज इन लोड होता है। तो ये हमारा कह सकते हैं कि मैकेनिज्म फॉर्म हो गया, या फिर एक हिंज हो गया जो कि खुद ही मूव कर रहा है विदाउट इंक्रीजिंग इन लोड। इसको कहते हैं हम लोग मैकेनिज्म। ओके, तीसरा पॉइंट जो है वो हमारा होता है डिग्री ऑफ रिडंडेंसी, या फिर इसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ओके, तो एक्चुअली स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है हमारा डीएस क्या होता है। डीएस हमारा होता है अननोन्स माइनस नोन्स, मीन्स अननोन रिएक्शंस माइनस नोन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ओके, ये हम कहते हैं इसको डीएस, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ओके, तो डीएस कह सकते हैं हमारा आर माइनस एस, वेयर आर इज नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस ओके, और एस हम कहते हैं नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ओके, तो कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं डीएस निकालने का। सपोज करो ये हमारा एक फिक्स सपोर्ट है, इसमें हमारा एक लोड वर्टिकली नीचे आ रहा है। तो जब हमारा वर्टिकल नीचे लोड आ रहा है तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस डेवलप नहीं होगा, सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगा और एक मूवमेंट डेवलप होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हमारा ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। तो इसमें हमारा आर का वैल्यू कितना है, मीन्स नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस। एक तो हमारा वर्टिकल रिएक्शन एट ए हो जाएगा, वर्टिकल रिएक्शन एट बी हो जाएगा, मोमेंट एट ए हो जाएगा, मोमेंट एट बी हो जाएगा। तो हमारा आर इक्वल टू 4 हो गया। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होगा हमारे पास? हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन कौन सा होता है? हमारे पास जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है वो होता है समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 और मोमेंट इक्वल टू 0 फॉर 2D डायग्राम। ओके, बट यहाँ हमारा एक्स में कोई फोर्स डेवलप कर नहीं रहा है तो ये चीज़ हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एक्चुअली हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना बचा? बस दो ही चीज़ बचा,
एफ वाई इक्वल टू जीरो और एम इक्वल टू जीरो, बिकॉज यहाँ पे हमारा एक्स में कोई कॉम्पोनेंट है नहीं, तो इस इक्वेशन को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना बचा, 2, मीन्स एस का वैल्यू जो हमारा है वो आ गया 2, और रिएक्शंस कितने थे, 4, तो डी एस कितना होगा इस केस में, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ओके, सेम केस में हमारा फिक्स्ड बीम है, हमारा एट एन इंक्लाइंड पोजीशन पे लोड लग रहा है। जब इंक्लाइंड पोजीशन पे लोड लगेगा तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट हमारा इधर की तरफ और एक कंपोनेंट हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो जब हमारा कंपोनेंट दो तो है तो रिएक्शंस भी दो डेवलप होगा, एक यहाँ पे रिएक्शंस, एक यहाँ पे रिएक्शन, और हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस भी डेवलप होगा और मोमेंट्स भी आएगा। ओके, टोटल रिएक्शन कितने हो गए हमारे, 3 और 3 6 रिएक्शंस हो गए। क्यों, क्योंकि हमारा जो लोड है वो इंक्लाइंड पोजीशन पे है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट को हमारा वर्टिकल रिएक्शन रेजिस्ट करेगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन रेजिस्ट करेगा। ओके, और मोमेंट भी डेवलप होगा, तो आर हमारा 6 हो गया। अब इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना होगा इस केस में, समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो भी एप्लीकेबल होगा क्योंकि हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स भी यहाँ पे है। ओके, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि हमारा वर्टिकल फोर्स भी है, और मोमेंट इक्वल टू जीरो होगा हम क्योंकि हमारा मोमेंट डेवलप हो रहा है, तो हमारा एस जो होगा उसका वैल्यू 3 हो गया। ओके, तो आर हमारा 6 हो गया, एस हमारा 3 हो गया, तो इसमें डी एस डिग्री ऑफ रिडंडेंसी कितना हो जाएगा, आर माइनस एस 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। ओके, तो हमने सेम चीज़ देखा कि अगर सेम बीम है बट लोडिंग कंडीशन अगर अलग अलग रहता है तो हमारा डी एस भी चेंज करता है। ओके, इसमें डी एस हमारा 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, और इस केस में डी एस हमारा 6 माइनस 3 3 हो जाएगा। ओके, तो लोडिंग कंडीशंस भी डिपेंड करता है। अगर हमारा कोई भी लोडिंग कंडीशन नहीं दिया हो तो स्ट्रक्चर एनालिसिस के हिसाब से हम यहाँ पे 3 डायरेक्शन आएगा, यहाँ पे 3 डायरेक्शन आएगा, और इक्विलिब्रियम कंडीशन भी 3 होगा, तो 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, तो डी एस हमारा 3 हो जाएगा अगर कोई लोड ना दिया हो तो। बट अगर इन केस अगर लोड दिया हो तो डी एस हमारा डिपेंड करता है लोड पे कि लोड हमारा किस एंगल पे लग रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है या नहीं है। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा। ओके, सेम चीज़ हम लोग आर्क के केस में देखते हैं। ये अगर हम लोग का आर्क है तो इसका डी एस कितना होगा, टोटल रिएक्शंस कितना है यहाँ पे हमारा 2 ही आर्क है तो 4 रिएक्शंस होगा, और इक्विलिब्रियम कंडीशन कितना है 3, तो 1 डिग्री डी एस होगा। अगर सेम हम लोग का आर्क जो रहेगा 3 हिंज रहेगा, यहाँ पे एक हिंज प्रोवाइड किया हुआ है, तो डी एस कितना हो जाएगा, आर माइनस एस माइनस मेम्बर्स एट मीटिंग एट द हिंज, तो रिएक्शंस कितना हो जाएगा हमारा 4 माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि ये आर्क हमारा स्टैटिकली डिटर्मिनेट आर्क हो गया। ओके, बिकॉज डी एस इक्वल टू 0। ओके, अगर सेम आर्क में हमारा 2 हिंज प्रोवाइडेड है तो ये एक्चुअली हमारा ऐसे मूव करेगा फिर ऐसे मूव करेगा, तो ये हमारा एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगा। क्यों, इसका डी एस निकालते हैं, 2 हिंज दिया हुआ है तो इसका डी एस कितना हो जाएगा, रिएक्शंस 4 आएगा, 4 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 मीन्स 4 माइनस 5 माइनस 1, डी एस हमारा निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब स्ट्रक्चर इज़ अनस्टेबल। ओके, ओके, यानी कि हमारा अगर निगेटिव डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आ रहा है तो हमारा स्ट्रक्चर अनस्टेबल कहलाता है। ओके, तो आई होप अभी तक क्लियर होगा हर चीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। ओके, तो अब आते हैं प्लास्टिक एनालिसिस पे। ओके, प्लास्टिक एनालिसिस क्या होता है, कैसे करते हैं हम लोग, स्टेप्स क्या होते हैं उसके। ओके, तो पहला पॉइंट हम लोग करते हैं, मेक ए स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर as a determinate structure। ओके,
तो एक स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हमारे पास है, इसको डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड जो होता है ये होता है इक्वल टू डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। इसलिए इसलिए हम लोग थोड़ी देर पहले डीएस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि हमारा कितने प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो रहे हैं या फिर कितने प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड हैं स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेट बनाने के लिए, वो हमारा इक्वल टू होता है जस्ट डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। और सेकेंड पॉइंट हमारा होता है टू फॉर्म ए मैकेनिज़्म, मतलब मैकेनिज़्म फॉर्म करने के लिए, टू फॉर्म ए मैकेनिज़्म मीन्स, मैकेनिज़्म मतलब क्या, टू मेक स्ट्रक्चर अनस्टेबल, स्ट्रक्चर को अनस्टेबल बनाना। मैकेनिज्म मतलब होता है कि स्ट्रक्चर को हम लोग अनस्टेबल बना रहे हैं। टू फॉर्म ए मैकेनिज्म इन इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड ये होता है हमारा ds+1 मीन्स मैकेनिज़्म डेवलप करने के लिए इसको n से डिनोट करते हैं, ds+1 हमें इतने नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज इज रिक्वायर्ड। तो हमारा जो पहला पॉइंट था सिर्फ स्ट्रक्चर को इंडिटरमिनेट से डिटरमिनेट में कन्वर्ट करने के लिए कितने नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज चाहिए, हमें चाहिए डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के बराबर। और फॉर मैकेनिज़्म डेवलप करने के लिए हमें चाहिए ds+1। तो अब एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा plastic analysis following conditions मस्ट बी सेटिस्फाइड। ठीक है, प्लास्टिक एनालिसिस करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस होते हैं, उनको सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो कंडीशंस के बारे में हम जानेंगे। तो जो पहला कंडीशन होगा हमारा वो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है हमारा, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। ये पहला पॉइंट हमारा। दूसरा स्टेप जो होगा हमारा मैकेनिज़्म कंडीशन। मैकेनिज़्म कैसे फॉर्म होगा, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो ये सारा स्टेप्स क्लियर हो जाएगा। अभी आप बस इसको नोट करते जाओ और थोड़ा थोड़ा समझते जाओ। मीन्स एट कोलैप्स लोड, मतलब जब हमारा बीम जस्ट कोलैप्स करने के वर्ज पर होगा, मीन्स कोलैप्स करेगा नहीं, जस्ट ये हमारा प्लास्टिक हिंज फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, जिस पॉइंट पे प्लास्टिक हिंज फॉर्मेशन हो गया उस पॉइंट पे हमारा उसको मानेंगे हम लोग कोलैप्स लोड। मीन्स इसके बाद अगर फर्दर हम लोग लोड हल्का सा भी इंक्रीज करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर सकता है। इसको हम लोग कहते हैं कोलैप्स लोड। तो एट कोलैप्स लोड मीन्स एट कोलैप्स सफिशिएंट number of plastic hinge must be developed। ठीक है, सफिशिएंट नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज डेवलप होगा तो मैकेनिज्म डेवलप होगा। सो
mechanism can be developed. ओके, ये हमारा सेकेंड कंडीशन हो गया. थर्ड कंडीशन जो हमारा आता है यील्डिंग कंडीशन. यील्डिंग कंडीशन मीन्स at collapse bending moment at any section should not exceed plastic moment capacity. ओके, मीन्स जब हमारा कोलैप्स लोड होने वाला होगा, जब कोलैप्स लोड कंडीशन तक हमारा स्ट्रक्चर डिफॉर्म कर जाएगा, उस समय जो हमारा मोमेंट डेवलप होगा, वो जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो स्मॉलर होना चाहिए प्लास्टिक मोमेंट से. ओके, ये कंडीशन होता है. कुछ पॉइंट्स नोट के हैं, ये नोट कर लीजिए. इफ़ above conditions में जो कंडीशन था हमारा are satisfied, then we can get unique value of कोलैप्स लोड. ओके, अगर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो एक कोलैप्स लोड का एक यूनिक वैल्यू आएगा कि उस वैल्यू पे हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स करेगा. ओके, सेकेंड पॉइंट जो हमारा है कि इफ़ द कंडीशंस आर satisfied, then we have two methods of एनालिसिस. हमारे पास दो मेथड होता है प्लास्टिक एनालिसिस करने का. एक हम कहते हैं काइनेमेटिक मेथड और अपर बाउंड थ्योरम. ओके, और सेकंड जो पॉइंट आता है वो हमारा आता है स्टैटिक मेथड और लोअर बाउंड थ्योरम. ओके, दो मेथड से हमारा दो मेथड हम देखेंगे. तो आज हम लोग थोड़ा बहुत काइनेमेटिक मेथड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. ठीक है, तो पहले एक और पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अपर बाउंड थ्योरम. ओके, और काइनेमेटिक मेथड के बारे में कुछ पॉइंट्स नोट कर लें. इट सेटिस्फाइज इक्विलिब्रियम and mechanism conditions. ओके, मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन और मैकेनिज्म कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा काइनेमेटिक मेथड. ओके, और सेकंड पॉइंट हमारा जो होगा अपर बाउंड थ्योरम के लिए वो होगा कोलैप्स लोड found by assuming a mechanism will always be greater than or equal to ट्रू कोलैप्स लोड. मीन्स कहने का क्या मतलब है,
हम लोग जो कोलैप्स लोड निकालेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशंस होगा। ओके, हम लोग कुछ अज्यूम करेंगे कि हमारा सारा इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप हो रहा है, ये हमारा अजम्पशन है। तो इस अजम्पशन को मानते हुए जो हम कोलैप्स लोड थियोरेटिकली निकालेंगे, वो जो कोलैप्स लोड होगा वो जो एक्चुअल कोलैप्स लोड आने वाला है स्ट्रक्चर में उससे ग्रेटर देन होगा। ओके, बात समझ में आ रही है? हमारा एक होगा कैलकुलेटेड कोलैप्स लोड जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और एक होगा हमारा ट्रू कोलैप्स लोड। ओके, ट्रू कोलैप्स लोड, तो इसको हम लोग पी यू से डिनोट करते हैं। तो जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे थियोरेटिकली कोलैप्स लोड वो ग्रेटर देन ऑलवेज और इक्वल टू पी यू होगा। ओके, अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम लोग फॉर लोअर बाउंड थ्योरम और स्टैटिक मेथड के बारे में कुछ पॉइंट्स। ओके, it also satisfies equilibrium and mechanism condition। ठीक है, और इसका सेकेंड पॉइंट होगा हमारा कि ओके मीन्स हमारा जो ट्रू कोलैप्स लोड होगा वो ज़्यादा होगा। कैलकुलेटेड कोलैप्स लोड is less than the actual collapse load value। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं डिटेल्स में काइनेमेटिक मेथड के स्टेप्स। काइनेमेटिक मेथड, कैलकुलेशन ऑफ कोलैप्स लोड बाय काइनेमेटिक मेथड। हम लोग को कोलैप्स लोड कैलकुलेट करना है, पर्पस ये रहता है बस। ओके, कोलैप्स लोड कैलकुलेशंस। ओके, तो हमारा जो स्टेप्स होता है तो वो स्टेप हम नोट करते जाना। ओके, पहले हम निकालेंगे डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटरफेरेंस जो कि हमारा R-S होगा। ओके, ये ds निकालने के बाद तो ये हमारा क्या बताता है, ये हमें बता जाएगा कि नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस कितना फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, सेकंड स्टेप हम लेंगे, उसमें हम निकालेंगे n की वैल्यू। व्हाट इज़ n? n है नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड टू डेवलप मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज कितने रिक्वायर्ड है, तो n का वैल्यू कितना होता है हमारा ds+1। जितनी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटरफेरेंस होती है उसका एक ज़्यादा। ठीक है, इतना में चाहिए। ओके, लोकेशन वेयर प्लास्टिक हिंज कैन बी डेवलप। अब हमें कौन कौन सा लोकेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज कहाँ कहाँ डेवलप हो सकता है स्ट्रक्चर में। सपोज कि ये फिक्स्ड बीम है, तो एक हमारा प्लास्टिक हिंज यहाँ यहाँ या फिर इस पॉइंट पे, कितने पॉइंट्स पे हमारा प्लास्टिक हिंज डेवलप हो सकता है, उसका लोकेशन कैसे निकालेंगे। ओके, तो लोकेशंस वेयर प्लास्टिक हिंज कैन बी डेवलप। ओके, लोकेशंस वेयर प्लास्टिक हिंज कैन बी डेवलप। तो इसके बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। तो पहला कंडीशन जो हमारा होता है प्लास्टिक हिंज डेवलप होने का, वेयर एट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लोकेशन, एट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लोकेशन, मतलब जहाँ पे हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उस पॉइंट पे हमारा प्लास्टिक हिंज डेवलप होगा। ओके, सेकेंड लोकेशन जो हमारा होता है ये प्रायोरिटी के हिसाब से। ठीक है, पहला पॉइंट में वो क्वेश्चन देखेंगे तो सॉल्व समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट हम
को प्रायोरिटी देंगे, सेकंड पॉइंट को सेकंड प्रायोरिटी देंगे, थर्ड पॉइंट को थर्ड प्रायोरिटी देंगे। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पहले हम लोग देखेंगे कि जहाँ पे हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वहाँ पे प्लास्टिक हिंज डेवलप हो रहा है। ओके, सेकंड पॉइंट हम देखेंगे एट फिक्स्ड सपोर्ट्स एंड रिजिड जॉइंट्स। ओके, मतलब हमारा जो फिक्स सपोर्ट होगा या फिर जहाँ पे रिजिड जॉइंट होगा, जैसे सपोज ये हमारा एक फ्रेम है, सॉरी बीम है, तो ये हमारा फिक्स सपोर्ट होगा, तो यहाँ पे हमारा प्लास्टिक हिंज फॉर्मेशन होगा। और रिजिड जॉइंट्स का क्या मतलब होता है, सपोज करो ये हमारा फ्रेम है, ये जॉइंट को देखते हैं, तो अगर ये हमारा फ्रेम बेंट करता है, ये अगर हमारा फ्रेम ऐसे करके बेंट करता है, तो यहाँ पे जो हमारा एंगल था ये थीटा था बेंट होने से पहले, लेकिन बेंट होने के बाद भी ये एंगल हमारा थीटा ही रहेगा। तो ऐसे जॉइंट को हम लोग कहते हैं रिजिड जॉइंट्स। ओके, मीन्स हमारा एंगल चेंज नहीं करता है आफ्टर बेंडिंग और आफ्टर डिफॉर्मेशन। ओके, तो उसको हम लोग कहते हैं रिजिड जॉइंट्स। ओके, तो सेकेंड प्रायोरिटी हमारा है एट फिक्स सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट एंड रिजिड जॉइंट्स। ओके, थर्ड प्रायोरिटी जो हमारा है अंडर पॉइंट लोड्स। मीन्स हमारा कोई स्ट्रक्चर अगर बीम ऐसा है, तो पहला प्रायोरिटी यहाँ पे था जहाँ पे हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो रहा था, तो पहले वहाँ पे हम लोग प्लास्टिक हिंज डेवलप होगा। अगर वहाँ पे नहीं हो पा रहा है तो सेकंड प्रायोरिटी हमारा जो था एट फिक्स सपोर्ट या फिर रिजिड जॉइंट, वहाँ पे हमारा प्लास्टिक हिंज डेवलप होगा। अगर वहाँ पे भी डेवलप नहीं हो रहा है तो थर्ड प्रायोरिटी हमारा है अंडर पॉइंट लोड्स। अगर सपोज कि यहाँ पे कोई पॉइंट लोड है तो यहाँ पे भी प्लास्टिक हिंज डेवलप होने के चांसेस हैं, लेकिन ये थर्ड प्रायोरिटी देंगे हम लोग इसको। ओके, ये क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। अंडर पॉइंट लोड्स इन सपोर्टेड स्पैन, but not at free end। मीन्स अगर हमारा ये कोई बीम है, ये फ्री एंड पे हमारा पॉइंट लोड लग रहा है, तो जैसे कहा स्टेटमेंट है हमारा कि अंडर पॉइंट लोड, तो यहाँ पे भी पॉइंट लोड है बट ये हमारा फ्री एंड है। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्लास्टिक हिंज डेवलप नहीं होगा, बट नॉट एट द फ्री एंड, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, अगर हमारा स्ट्रक्चर के बीच में कहीं पे आएगा तो ही हमारा वहाँ पे प्लास्टिक हिंज डेवलप होने के चांसेस हैं, फ्री एंड पे डेवलप नहीं होगा। ओके, फोर्थ पॉइंट हमारा है वेयर क्रॉस सेक्शन चेंजेस। वेयर क्रॉस सेक्शन चेंजेस, क्रॉस सेक्शन चेंजेस का मतलब क्या होता है हमारा, एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत बार सॉल्व किए होंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये क्रॉस सेक्शन चेंज किया हमारा इस पॉइंट पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्लास्टिक हिंज डेवलप होने का चांस होता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग एक पॉइंट है, वो नोट कर लो। पॉइंट ये है प्लास्टिक हिंज जहाँ पे क्रॉस सेक्शन चेंज कर रहा है, प्लास्टिक हिंज will always develop in weaker क्रॉस सेक्शन। जो कमज़ोर है उस साइड प्लास्टिक हिंज डेवलप होगा। जैसे सपोज करते हैं अगर ये हमारा बीम है, तो यहाँ पे हमारा प्लास्टिक हिंज डेवलप करेगा इस पॉइंट पे, लेकिन इसको कंसिडर करेंगे हमारा कि ये हमारा बी सी पार्ट में लाई कर रहा है ये हिंज। ओके, ए बी पार्ट में लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या नंबर था पॉइंट का, जो भी पॉइंट था 5 या 6। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, वेरेवर मटेरियल चेंजेस, जहाँ पे मटेरियल चेंज कर रहा है। कैसे? ये हमारा कोई फिक्स्ड बीम है, सपोज करिए यहाँ से यहाँ तक हमारा स्टील रहा, ये पोर्शन हमारा स्टील का बना हुआ है और ये पोर्शन हमारा कोई और मेटल का बना हुआ है। तो इस पॉइंट पे हमारा क्रॉस सेक्शन मटेरियल का नेचर चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा प्लास्टिक हिंज डेवलप कर सकता है। ओके, तो ये हमारे पॉइंट्स थे जो कि कहाँ कहाँ प्लास्टिक हिंज डेवलप हो सकता है। तो पहला पॉइंट हमारा था एट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, सेकेंड प्रायोरिटी हमारा था एट फिक्स सपोर्ट्स, एंड रिजिड जॉइंट्स, थर्ड प्रायोरिटी जो हमारा था वो था अंडर पॉइंट लोड्स, फोर्थ प्रायोरिटी जो हमारा था वो हमारा था क्रॉस सेक्शन चेंजेस, वे क्रॉस सेक्शन चेंजेस, और जो हमारा फिफ्थ पॉइंट था वो था हमारा वेयर मटेरियल चेंजेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये तो हमारा था लोकेशंस के बारे में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एट कोलैप्स कंडीशन, between the plastic hinges elastic deflection is neglected। मीन्स जब हम लोग प्लास्टिक एनालिसिस कर रहे हो तो वहाँ पे इलास्टिक डिफ्लेक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे, इलास्टिक डिफ्लेक्शन इज नेग्लेक्टेड। ओके, अब एक पॉइंट है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। ये स्ट्रक्चर या सो में पढ़ा हुआ चीज़ होगा, बट हम यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज करके देखते हैं। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क? मीन्स वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और अगर मोमेंट आ रहा है हमारा तो वर्क डन इक्वल टू मोमेंट इनटू रोटेशन। ओके, ये हमारा दो पॉइंट है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट साइड्स है तो हमारा जो वर्क डन होगा वो निगेटिव। ओके, नेक्स्ट हमारा होगा एंगुलर फोर्स और एंगुलर मोमेंट इनटू रोटेशन या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो व्हाट इज एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क? प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कहता है कि व्हेन स्टेटमेंट है when a body is in equilibrium total virtual work done by all forces is 0। ओके, हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं।
एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ओके, यहाँ पे हमारा एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, तो ये हमारा अप टू प्लास्टिक हिंज तक डेवलप होने तक ये फोर्स लगेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो मान के चलते हैं कि प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन हो चुका है। ओके, तो ये जो हमारा W है, तो ये डायरेक्शन हमारा W/2 आएगा, ये डायरेक्शन हमारा W/2 आएगा। ओके, अब इस पॉइंट पे हमारा ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। ओके, और जब मैकेनिज्म फॉर्म होगा तो ये रिएक्शन हमारा अपोजिट डायरेक्शन में W/2 और ये W/2 लगेगा। ये लेंथ हमारा L/2 होता है और ये लेंथ हमारा L/2 होता है। ओके, तो हमें प्लास्टिक मोमेंट का जो वैल्यू होगा वो निकालना होगा। तो इस पॉइंट में मोमेंट कितना आएगा हमारा, रिएक्शन W/2 है और डिस्टेंस हमारा L/2 है, तो मोमेंट कितना आ रहा है हमारा WL/4। ये हमारा प्लास्टिक मोमेंट होगा। अब हमें कोलैप्स लोड निकालना है। कोलैप्स लोड इस पॉइंट पे जो लोड लग रहा था, तो एट व्हाट वैल्यू ऑफ लोड द स्ट्रक्चर विल कम अप टू कोलैप्स। तो ये कोलैप्स लोड का वैल्यू क्या होगा, तो हमारा ये यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं हम लोग। ओके, क्या होता है हमारा एक्सटर्नल वर्क प्लस इंटरनल वर्क इक्वल टू 0। तो हमारा एक्सटर्नल वर्क कितना था, एक्सटर्नल वर्क हमारा होगा W इंटू डिस्प्लेसमेंट जो आएगा। ओके, तो ये हमारा मैकेनिज्म था, ये लोड यहाँ पे W आ रहा था, ये डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, ये हमारा L/2 है, ये थीटा है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जो होगा, ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना होगा, ये हमारा होगा L/2 इंटू थीटा। ओके, L/2 ओके, तो ये हमारा हो गया एक्सटर्नल वर्क W इंटू L/2 इंटू थीटा। ओके, और इंटरनल वर्क कितना होगा, इंटरनल वर्क हमारा इंटरनल मोमेंट डेवलप हो रहा है, प्लास्टिक मोमेंट इंटू थीटा। ओके, बट एक्चुअली हमारा स्ट्रक्चर ये था, तो हम लोग अज्यूम करें कि ये पिन सपोर्ट छूट चुका है, यहाँ W/2, यहाँ W/2 और यहाँ मोमेंट डेवलप हो रहा है। तो हमारा जो इंटरनल वर्क डन होगा हो जाएगा MP इंटू थीटा प्लस MP इंटू थीटा, बिकॉज स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है। तो यहाँ साइड जो मोमेंट आएगा और यहाँ साइड जो मोमेंट आएगा, ओके, MP इंटू थीटा प्लस MP इंटू थीटा, ये हमारा इंटरनल वर्क हो गया। तो हम अब इक्वेट करते हैं एक्सटर्नल वर्क इक्वल टू इंटरनल वर्क। एक्सटर्नल वर्क था W इंटू L/2 इंटू थीटा और इंटरनल वर्क था MP इंटू थीटा प्लस MP इंटू थीटा इक्वल टू 2MP इंटू थीटा, और ये हो जाएगा WL/2 इंटू थीटा। तो ये थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारा W कोलैप्स लोड का वैल्यू आया, वो आया 4MP/L। ओके, सो कोलैप्स लोड हमारा आया 4MP/L। ओके, तो समझ में आ गया कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। एक सेकंड केस देखते हैं, और MP हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, मोमेंट प्लास्टिक मोमेंट हाफ ऑफ एरिया इंटू y1 प्लस y2। ओके, सॉरी, MP जो होगा मोमेंट इक्वल टू स्ट्रेस इंटू y1 प्लस y2। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, सेम बीम है हमारा, बट इट इज़ सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली
डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ओके, तो एक रिएक्शन आएगा कितना, W इंटू एल, तो ये हो जाएगा WL/2, ये हो जाएगा WL/2। ओके, हमारा बीम ऐसे बेंट होगा और फिर प्लास्टिक खींच का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। तो ये हमारा प्लास्टिक मोमेंट तक पहुँच गया स्ट्रक्चर हमारा, ये पॉइंट थीटा, ये पॉइंट थीटा, तो ये भी हम लोग का थीटा होगा और ये भी हम लोग का थीटा होगा। तो एक्सटर्नल वर्क कितना रहा हमारा, लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट मीन्स यूडीएल है, तो ये पूरा एरिया जो रहेगा इसका, ये पूरा एरिया मीन्स लोड इनटू दिस मच एरिया। ओके, तो एक्सटर्नल वर्क हमारा आएगा, लोड हमारा है W और उसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस था हमारा L इंटू हाइट हमारा L/2 इंटू थीटा। ओके, ये हमारा अगर है, ये पूरा बेस हमारा L हो गया और ये डिस्टेंस हम कितना निकाले हुए थे, ये डिस्टेंस L/2 था और ये थीटा था, तो ये L/2 इंटू थीटा। ओके, तो जो है W इंटू हाफ इंटू L इंटू L/2 इंटू थीटा, ये होगा एक्सटर्नल वर्क। व्हाट इज़ इंटरनल वर्क, हमारा इंटरनल वर्क जो होगा वो रहेगा MP इंटू 2 थीटा। कैसे, हमारा ये स्ट्रक्चर था, ये ऐसे बेंट हुआ, तो ये वैल्यू हमारा थीटा होगा और ये वैल्यू हमारा थीटा होगा। यहाँ पे प्लास्टिक मोमेंट डेवलप हो रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा, MP इंटू ये थीटा प्लस ये थीटा, 2 थीटा। ओके, तो 2MP इंटू थीटा। तो हम इक्वेट करते हैं एक्सटर्नल वर्क इक्वल टू इंटरनल वर्क मीन्स W/2 इंटू 1/2 इंटू L इंटू L/2 थीटा इक्वल टू MP इंटू 2 थीटा। ये थीटा कैंसिल हो गया और कोलैप्स लोड का जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारा 8MP बाई L²। ओके, तो यहाँ से हमारा कोलैप्स लोड निकल गया 8MP बाई L²। तो हम लोग देखें कि जब हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम था उस पर अगर पॉइंट लोड लगेगा तो इस कोलैप्स लोड का वैल्यू हमारा हो जाएगा 4MP बाई L, ये हमारा MP प्लास्टिक मोमेंट। और सेम सिंपली सपोर्टेड पे हमारा अगर यूडीएल लगेगा तो जो कोलैप्स लोड हो जाएगा वो जाएगा 8MP बाई L²। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्यू मोर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कोलैप्स लोड पे ही। ओके, तो हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही था। ओके, थैंक यू।